चलिए क्लास 9th का हमारा जो चैप्टर है फिजिक्स का गति उसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 9th में आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ा जाएगा, लेकिन क्लास 9th का जो एनसीईआरटी के हिसाब से 8th चैप्टर है फिजिक्स, उसको हम लोग पढ़ते हैं। और वो हमारा क्या है, गति। ठीक है, गति इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। ठीक है, गति क्या होता है? एक बात समझ लीजिए कि गति, इस दुनिया में कोई भी चीज रुकी नहीं हुई है। हम लोग विराम पढ़ते तो है, लेकिन विराम जैसी कोई चीज होती नहीं है। विराम एक रिलेटिव टर्म है। इस दुनिया में हर एक चीज गतिमान है। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी क्या हो रही है। पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पे घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात हो रहा है, और दूसरा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जिसकी वजह से मौसम बदल रहा है और 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन में क्या करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो आपको ये बात तो पता चल गई। और पूरा सोलर सिस्टम भी आगे की ओर चल रहा है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। हर चीज चल रही है, कोई भी चीज इस दुनिया में रुकी नहीं। ये पदार्थ जिससे बना है, वो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ ये जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं, उसको कोई किसी बैटरी से नहीं जुड़ा गया, फिर भी वो चलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया में सब कुछ गतिमान है। ठीक है, गतिमान। तो गति किसे कहते हैं? ठीक है, और विराम एक चीज पढ़ेंगे आप, वो किसको कहते हैं? तो जब किसी वस्तु की स्थिति में, किसमें? स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है तो क्या, तो उसे गति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो उसे गति कहते हैं। बात समझ में? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा विराम। ठीक है, विराम इसको बोलते हैं रेस्ट। इंग्लिश भी जान लेंगे तो अच्छा रहेगा, रेस्ट। ये क्या होता है? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विराम कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उसे विराम कहते हैं। स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं, और स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो उसे विराम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, समय बीतता जा रहा है, लेकिन मैं अभी भी इसी स्थिति में हूँ, मेरी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? विराम। और मेरी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, मैं यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या हो गया? गति हो गया। तो गति और विराम जो होता है, ये समझ में आ गया? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं, और जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो उसे विराम कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, गति और विराम आप जब तक किसी को रुका हुआ नहीं मानेंगे तब तक दूसरे की गति के बारे में नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में बैठे होंगे, तो ट्रेन में बैठते समय आप देखेंगे होंगे कि जब आप प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो ट्रेन आपको गतिमान लगती है, ट्रेन आती हुई जाती है। लेकिन जब आप ही जब ट्रेन में बैठ जाते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो इंसान अपने आप को रेस्ट में मानता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि गति और विराम क्या होता है? जब तक किसी वस्तु को रुका हुआ नहीं मानेंगे तब तक दूसरे की गति के बारे में नहीं बता सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में लोगों से यही गलती हुई थी। जो पहले के जमाने में लोग थे वो कहते थे कि सूर्य क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्योंकि हम अपने आप को रुका हुआ मानते थे और सूर्य को चलता हुआ देखते थे कि पूरब से निकल रहा है, पश्चिम में डूब रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता और हमने थोड़ा पढ़ा
तो उसके बाद पता चला कि पृथ्वी क्या हो रहा है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो सोचिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, और हमको क्या लगता था, हमको लगता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो बात सिंपली यही है कि आप एक चीज को जब तक रेस्ट में नहीं मानेंगे, विराम में नहीं मानेंगे, दूसरे के बारे में आप बता नहीं सकते। तो हम गति समझ में आ गए। जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं, और जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो उसे विराम कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी। सबसे पहला बात आता है दूरी। तो दूरी पढ़ने से पहले एक और बात, छोटे छोटे पॉइंट्स है, आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, भौतिक राशि, क्या बोला, भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है, तो जिसे भी मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी। जिसे भी मापा जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, इसको दो आधार पे बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटीज को दो आधार पे बांटा गया है। ध्यान से आप देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को दो आधार पे बनाया गया। एक निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर, ठीक है, डिपेंडेंसी, और एक होता है दिशा के आधार पर। ठीक है, निर्भरता के आधार पर और दिशा के आधार पर। तो निर्भरता के आधार पर ध्यान से देखिए इस बात को। ये चैप्टर्स पहले 9th क्लास में होता था यूपी बोर्ड में, जब हम लोग पढ़ते थे 2012 में 13 में, उस टाइम पे था। उसके बाद हट चुका है जब से एनसीईआरटी आ गया। निर्भरता के आधार पे जो आपकी भौतिक राशि होती है वो दो तरह की होती है। निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि दो टाइप की होती है, और दिशा के आधार पर भी भौतिक राशि दो टाइप की ही होती है। ये भी दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होता है, ठीक है, एक होता है मूल राशि। क्या होता है, मूल राशि। अभी मैं आपको सब डिटेल में बताता हूं। और एक होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, पहले इसको जान लेंगे, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, और इसमें होता है सदिश राशि। पहले अदिश राशि देख लीजिए, अदिश राशि, और एक होता है सदिश राशि। ठीक है, पहले आप लोग इतना लिख लें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो मूल राशि किसे कहते हैं, जैसे आपके घरों में नमक होगा, तेल होगा, चीनी होगा, ठीक है, और आपके घर में सब्जी बनता होगा। तो सब्जी नमक तेल से बनता होगा, आलू से बनता होगा। इन सब चीजों पे वो क्या करता है, निर्भर करता है। तो ऐसी राशियां सबसे पहले भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो जिसे भी मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब जैसे हम कहेंगे कि आलू को मापा जाता है तो आलू भौतिक राशि हो जाएगी? नहीं। कपड़ा नापा जाता है, कपड़ा भौतिक राशि हो जाएगी? ऐसा बात नहीं। आप आलू का क्या नापते हैं, आलू का वेट नापते हैं, तो भार क्या हो जाएगा, भार भौतिक राशि हो जाएगा। ठीक है, कपड़े में क्या नापते हैं, लंबाई नापते हैं, तो लंबाई भौतिक राशि हो जाएगा। तो जिसे भी मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जिसे वे राशियां जिसे मापा जा सकता है, मैं लिख देता हूं, वे राशियां जिसे या जिन्हें मापा जा सकता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, अब ये भौतिक राशि को हम लोग दो आधार पे, एक निर्भरता के आधार पर और एक दिशा के आधार पे दो कैटेगरी में बांटते हैं। निर्भरता के आधार पे कुछ ऐसी राशियां होती है जो किसी दूसरे राशि पे डिपेंड नहीं करती है, तो उसे कहते हैं मूल राशि। और ये कितनी होती है, तो ये 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, और उसके अलावा आता है व्युत्पन्न राशि। तो वे राशि जो मूल राशियों पे निर्भर करती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जो किसी पे निर्भर नहीं करती है, वे राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है उसे मूल राशि कहते हैं। और वे राशि जो क्या करता है, जो मूल राशियों पर निर्भर करती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसके बाद आते हैं अदिश और सदिश राशियों पे। इन दोनों राशियों पे हम लोग आते हैं।
ठीक है। सदिश और अदिश, तो अदिश वे राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण, परिमाण मतलब संख्यात्मक मान होता है केवल, ठीक है, दिशा से उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको बोलते हैं अदिश राशि। और वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ये बात समझे, जो निर्भर नहीं करती है, किसी पे निर्भर नहीं करती है, उसे क्या करते हैं, उसे मूल राशि कहते हैं। और जिस जो मूल राशि पर निर्भर करती है, किस पे करती है, मूल राशि पर निर्भर होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है आपका, थोड़ा बहुत लिख लीजिए, वैसे आपके कोर्स में तो ये है नहीं, फिर भी आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है, दिख नहीं रहा नीचे। चलिए मैं बोल देता हूं एक बार, भौतिक राशियों को निर्भरता और दिशा के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। निर्भरता के आधार पर दो भाग, जैसे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। वे राशियां जो मापन के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, उसे मूल राशि कहते हैं। और वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और दिशा के आधार पर भी भौतिक राशि को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक तो अदिश राशि और एक सदिश राशि। तो वे राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। और वे राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। आप कहेंगे कि सर कैसे पता चलेगा दिशा होता है कि नहीं होता है? जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको सब याद होता जाएगा, कौन अदिश राशि है, कौन सदिश राशि है, ठीक है। मूल राशि कितनी होती है, 7, तो उसके हम लोग नाम देख लेंगे क्या क्या होता है, ठीक है, नाम देख लेते हैं कौन कौन सी होती है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लिखते चलेंगे, मैं यहाँ पे बोर्ड पे जितना लिख सकूंगा लिखूंगा, और आप आगे की चीजें लिखते रहेंगे, ठीक है। तो मूल राशि कितनी होती है, मैं आपको मूल राशि, अच्छा एक बात होती है, मूल राशि तो देख लिया, तो मूल मात्रक, भौतिक राशि के साथ मात्रक भी होते होंगे। अब ये मात्रक क्या होता है, यूनिट, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। जैसे मैं आपको बोलूं कि जाइए कपड़ा लेकर आइए, तो आप कपड़ा किस में लेंगे, लीटर में लेंगे कि घंटा में लेंगे कि किलो में लेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, कपड़ा है मीटर में लेंगे। तो मीटर क्या है, मीटर मात्रक है किसका, लंबाई का। तो वे राशि जिन्हें मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, और जिसमें मापा जा सकता है उसे उसका मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो वे मानक जिनमें किसी भौतिक राशि को मापा जाता है, ठीक है, को मापा जाता है, उसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। बात समझ में आ रहा? जैसे अब मात्रक भी क्या हो जाएंगे आपके, दो तरह के हो जाएंगे, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। तो मैं आपको कुछ मूल मात्रक के बारे में बताता हूं और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। ये भी दो टाइप के हो जाएंगे, ये भी आपके दो टाइप के हो जाएंगे। एक होगा मूल मात्रक और एक होगा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो मूल मात्रक क्या होता है, तो ये भी 7 होता है। तो मूल राशियों के लिए जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं उसको मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि के लिए जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब कैसे क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं, मैं आपको ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद मिटा के हम आगे बताते हैं इसको। चलिए, तो मैं आपको अभी मूल राशि और मूल मात्रक के बारे में थोड़ा बता दूं, इसके बाद हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मूल राशि, ठीक है, और इसी के सामने हम देखेंगे मूल मात्रक, ठीक है। उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है उसको, ठीक है, इंग्लिश में। मूल राशि क्या होती है, तो मूल राशि में सबसे पहले पढ़ेंगे लंबाई।
अब बताइए लंबाई को नापने के लिए हमको किसी चीज की जरूरत है? नहीं। लंबाई को क्या नापना है? लंबाई में किसी चीज पे डिपेंड करता है, टाइम पे। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में जो लंबाई अभी 2 मीटर है वो 6 मीटर हो जाएगी 2 घंटे बाद। लंबाई किसी पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, लेकिन जो चाल होता है, अगर आप मान लीजिए कि 1-2 किलोमीटर है, अगर आप 1 घंटे में जाते हैं और 2 किलोमीटर है उसको आधे घंटे में ट्रेवल करते हैं, तो चाल क्या हो गया? कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। तो चाल जो होता है वो डिपेंड करता है मूल राशियों। हमारा लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। मीटर को एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। दूसरा द्रव्यमान, इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, इसको केजी से डिनोट करते हैं। ठीक है। फिर हमारा तीसरा आता है समय। ये सभी मूल राशि हैं, 7 है, ज्यादा नहीं है। समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है। फिर आता है टेम्परेचर या तापमान। ठीक ना। तापमान का होता है केल्विन। ठीक है। इसको के से डिनोट करता है। ठीक है। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जो आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट आता है ना, वैद्युत धारा, उसी को बोलते हैं धारा। इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और इसके बाद आता है आपका ज्योति तीव्रता। ये आपको प्रकाश में पढ़ना है, ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसको CD से डिनोट करते हैं ना। इसके बाद एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। और इसके बाद 7वां नंबर जो आता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। समझ में आ रहा? पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल। तो इतने आपकी मूल राशि हैं, आप इसको लिख सकते हैं और उसके मूल मात्रक है। अब इनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? व्युत्पन्न राशि बनाते हैं और व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। ठीक है। जैसे आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूं। जैसे आपने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो आप जानते होंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। और एक बात मैं आपसे बता दूं, लंबाई जो होता है, लंबाई एक तरह का चौड़ाई होता है। ठीक है। लंबाई एक तरह का ऊंचाई होता है। लंबाई एक तरह की दूरी होती है। लंबाई एक तरह का मोटाई भी होता है। ठीक है। मतलब ये लंबाई, इसी सबको लंबाई कहते हैं। सबका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये बात समझ रहे हैं आप? अब देखिए लंबाई का मात्रक मैंने अभी क्या लिखा? लंबाई। देखिए लंबाई, क्षेत्रफल चाहिए तो लंबाई और चौड़ाई 2 चीजें मिलेगा तब जाके क्षेत्रफल बनेगा। तो इसीलिए इसको व्युत्पन्न राशि। क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि। तो लंबाई हम लोग देखिए ये आपके मूल राशि है और ये इसके मूल मात्रक है। अब इनकी सहायता से, मूल राशियों की सहायता से हम लोग व्युत्पन्न राशि बनाते हैं और मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। तो देखेंगे वो मात्रक। जैसे लंबाई का क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई है तो इसका भी मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही आप आयतन पढ़े होंगे। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसी तरह आप और भी मात्रक निकालेंगे, मैं आपको बताता हूं थोड़ा बहुत। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है। दूरी बटा समय। तो समय, दूरी एक तरह की लंबाई है, इसका मात्रक मीटर, और समय का सेकंड। तो इसको मैं मीटर और सेकंड का पावर कुछ नहीं है तो 1, तो इसको सेकंड का पावर -1 में लिख सकते हैं। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं मीटर, और ये माइनस लिखने का मन ना करे तो मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे मात्रक हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप इतना देख लीजिए। ठीक है। ये हमारे मूल राशि और वो हमारे व्युत्पन्न राशि है। पहचानेंगे कैसे? आप 7 का नाम याद रखिए, इसके अलावा जो भी दिखाई देता है सब क्या होंगे? व्युत्पन्न होंगे। ठीक है। चलिए तो इतना लिखने के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं
जो हमको पढ़ना है गति के बारे में। तो गति के बारे में आपने डेफिनेशन पढ़ लिया था। स्थिति में, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं, और जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो उसे विराम कहते हैं। इतना पढ़ लिया था अपने। अब पढ़ते हैं हम लोग दूरी। हमारा टॉपिक क्या होगा? दूरी। दूरी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। दूरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है। दूरी क्या होती है? तो मान लीजिए हमको पॉइंट ए से, पॉइंट ए है और पॉइंट बी तक जाना है। तो ए से बी तक जिस रास्ते से हम जाएंगे उस रास्ते की जो लंबाई होगी उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? दूरी। ए से बी तक जिस रास्ते से हम लोग जाएंगे, तो मान लीजिए इस रास्ते से गए या इस रास्ते से गए, तो इन सभी रास्तों के ए से बी तक जो गए उस रास्ते की जो लंबाई होगी उस लंबाई को क्या कहेंगे हम लोग? दूरी कहेंगे। उस लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी। ये जो रास्ता है हमारा, इस रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहेंगे। तो तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, ठीक है, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। रुके, थोड़ा इंक डाल दे इसको, इंक कमी हो गई है, ठीक है। तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि ये जो पथ की लंबाई होगी उसको क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे, ठीक। अब एक बात समझिए, लाइट चला गया, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे।